जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। एंड सबसे पहले फॉर्मेलिटीज, एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई विजिबल टू यू? जय हिंद एवरीवन। ओके, सो आई बिलीव आई एम ऑडिबल टू एवरीवन क्वाइट वेल। सो विल बिगिन विद आवर न्यू चैप्टर। आज का नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, और इस नए चैप्टर में हम तीन इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले जो जो कि हमारे चैप्टर का नाम है आज, महाजनपद पीरियड, उसे कवर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ भारत में फॉरेन इन्वेजन्स को भी कवर करेंगे, और मौर्यंस का राइज किस तरह से होता है इस बात को भी कवर करेंगे। तो देर ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, महाजनपद। महाजनपद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री का, और महाजनपद को हमें याद करना होगा। महाजनपद क्या होते हैं? महाजनपद समझने के पहले जनपद समझो कि जनपद क्या होता है। जन यानी कि लोग, पद यानी कि पैर, यानी कि जहां पर लोगों के पैर पड़े वो जनपद, यानी कि जहां पर लोग बसे उसे जनपद बोलते थे। यानी कि आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो स्टेट्स की तरह से होते थे, ये प्रोविंसेस की तरह से होते थे। तो ये होते थे जनपद। लेकिन इन जनपद में जो कुछ बहुत बड़े होते थे वो सारे के सारे बहुत बड़े साइज के जनपद महाजनपद कहलाते थे। तो भारत में बहुत सारे ऐसे जनपद थे जिनका हम बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लार्ज किंगडम्स थे, कुछ ऐसे बड़े जनपद थे, महाजनपद थे, जिनका हम जिक्र करेंगे और एक एक करके उसको हम देखते हैं। महाजनपद को याद करने के लिए मैंने पहले भी आपको यही बताया था, और दोबारा भी मैं यही कहूंगा आपको कि आपको इसे मैप पे याद करना होगा। अगर आपको इफेक्टिवली इसको याद करना है तो आपको मैप यानी कि नक्शे पे इसको याद करना होगा। और किस तरह से नक्शे पे याद करना होगा, तो मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, उस तरीके को आप फॉलो करोगे तो आपको भी इजीली याद हो जाएगा। इस तरह की चीज को याद करने के लिए एक और बात मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो ये कि इंडिया का मैप जितना ज्यादा हो सके आप विजुअलाइज करो। आपको इंडिया का पूरा मैप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सा स्टेट किस लोकेशन पे आता है टेंटेटिवली, और उस स्टेट के अंदर कौन कौन से टाउन्स होते हैं जो किस लोकेशन पर आते हैं, कौन सी रिवर्स कहाँ से निकलती, और अप्रॉक्सीमेटली रफली उनका रूट क्या होता है, कौन से माउंटेन्स कहाँ से लेके कहाँ तक स्ट्रेच होते हैं, उनका रन कहाँ से लेके कहाँ तक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जियोग्राफी में आप पढ़ते भी हो, लेकिन साथ ही साथ हिस्ट्री के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओवरऑल आपकी स्टडी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। वैसे भी आर्म्ड फोर्सेस आप ज्वाइन करोगे तो मैप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास वो जो किताब होगी ना, एक एटलस, उस एटलस किताब के साथ में आप बहुत अच्छी दोस्ती कर लो। उस एटलस के अंदर फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सारी चीज़ें दी हुई होती है। आप इसको बहुत रीड किया करो, इंथुजियास्टिकली, इंटरेस्ट के साथ में रीड किया करो। आपको ओवरऑल बहुत एडवांटेज होगा, ना सिर्फ रिटन एग्जाम के अंदर, एसएसबी के अंदर, या आपकी ट्रेनिंग के दौरान एकेडमी में, या फिर आर्म्ड फोर्सेस में अपने करियर के दौरान भी। ओवरऑल आपको बहुत फायदा होगा। मैप्स बहुत अच्छे से रीड किया करो। तो अब ये जो ब्लैंक मैप हमारे सामने है ना, इस ब्लैंक मैप के ऊपर अब हम महाजनपद के बारे में देखेंगे कि भाई किस तरह से महाजनपद कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड थे। तो महाजनपद को जनरली मैं याद करवाता हूँ स्टूडेंट्स को दो तरीके से। पहला, दो तरीका नहीं, वो तरीका एक ही है, उसी एक तरीके में दो पार्ट्स होते हैं। पहला हम याद करेंगे नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले हम नॉर्थ से लेके साउथ तक जो महाजनपद चल रहे हैं ना, उसको देखेंगे, और फिर उसी के साथ हम देखेंगे, इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं अपन। यहां बना लेते हैं नॉर्थ, और यहां बना लेते हैं साउथ, यहां बना लेते हैं वेस्ट, और यहां बना लेते हैं ईस्ट। ठीक है, तो पहले नॉर्थ टू साउथ महाजनपद हम देखेंगे, फिर ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट महाजनपद हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट महाजनपद। एंशिएंट इंडिया की सिविलाइजेशन, एंशिएंट इंडिया का कल्चरल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री,
was expanded beyond the what is now पाकिस्तान रीजन। आज का जो पाकिस्तान रीजन है उससे भी बियॉन्ड इंडिया के कल्चर और इंडिया के पॉलिटिकल बॉर्डर्स एक्सपैंडेड थे। इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक शहर है अभी भी कंधार के नाम से। उसी कंधार को एंशियंट टाइम्स में गांधार कहा जाता था। बहुत सारे हमारे लिटरेचर्स में उस किंगडम का जिक्र है और वही हमारा नॉर्दर्न मोस्ट महाजनपद होगा। नॉर्दर्न मोस्ट महाजनपद गांधार। तो समवेयर हियर इज गांधार, है ना। आपको अलग अलग किताबों में ये जो गांधार कंबोज वगैरह है ना, थोड़े बहुत हल्की फुल्की इधर उधर मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी। हमेशा इसको टेंटेटिवली आपको बताना होगा, एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बतानी होगी बिल्कुल बॉर्डर्स ड्रॉ करके, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कौन सा कहां पे हो सकता था। तो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान का जो कंधार शहर है उसके आसपास फैला हुआ था गांधार महाजनपद। ठीक है, गांधार महाजनपद के बाद आता है दूसरा कंबोज महाजनपद, जो आज पाकिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट है, जिसको पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP कहते हैं या खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। वही कंबोज महाजनपद हुआ करता था। उसका कुछ हिस्सा कश्मीर तक फैला हुआ था। प्रेजेंट डे वेस्टर्न कश्मीर और नॉर्थ पाकिस्तान, ये दोनों मिला के बनता था कंबोज महाजनपद। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे महाजनपद के ऊपर। तीसरा जो महाजनपद था, तीसरा महाजनपद है कुरु महाजनपद, KURU, कुरु महाजनपद। जो प्रेजेंट डे पंजाब हरियाणा वाला जो इलाका है वही कुरु महाजनपद हुआ करता था। वहीं पर वो जगह है जहां वो एक बहुत ही लेजेंडरी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी कहा जाता है। तो ये कुरु महाजनपद हुआ करता था। कुरु महाजनपद के बाद फर्दर हम और आगे बढ़ते हैं तो हियर कम्स पांचाल महाजनपद, जो प्रेजेंट डे उत्तराखंड के मैदानी इलाके और उनसे लगते हुए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इलाके हैं। ये पांचाल महाजनपद हुआ करता था, है ना। अभी कैपिटल्स पे ध्यान नहीं दो, अभी पहले महाजनपद को एक बार ठीक से याद करते, फिर कैपिटल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। पांचाल महाजनपद के फर्दर और साउथ में हम आते हैं तो हमको मिलता है शूरसेन, शूरसेन महाजनपद। ये शूरसेन महाजनपद प्रेजेंट डे आगरा, मथुरा, हाथरस, ये वाला जो इलाका है, इस इलाके में फैला हुआ था शूरसेन महाजनपद। एक और महाजनपद जो इसी रीजन में मौजूद था, बिल्कुल शूरसेन से लगता हुआ, प्रेजेंट डे ईस्टर्न राजस्थान में, जिसे कहते थे मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य यानी कि मछली भी होता है, और यही मत्स्य एक महाजनपद भी हुआ करता था। बिल्कुल मत्स्य से लगता हुआ एक और महाजनपद था प्रेजेंट डे नॉर्थ मध्य प्रदेश और उससे लगते हुए उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, इस इलाके को बोलते हैं बुंदेलखंड का इलाका। और इसकी बड़ी रिच हिस्ट्री रही है बुंदेलखंड की। और यहां पर छेदी महाजनपद हुआ करता था, जो कि काफी फैला हुआ था, काफी बड़ा महाजनपद था, जिसे छेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगला महाजनपद आता है प्रेजेंट डे वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, जिसे अवंती कहा जाता था। प्रेजेंट डे वेस्टर्न मध्य प्रदेश, जिसे मालवा के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके में एक बहुत बड़ा और ताकतवर महाजनपद हुआ करता था, अवंती महाजनपद। और फर्दर और साउथ में हम आते हैं तो रिवर ताप्ती और गोदावरी के बीच में एक और महाजनपद हुआ करता था। वो महाजनपद हुआ करता था अशमाक। तो ये हो गए हमारे नॉर्थ टू साउथ महाजनपद, है ना। ये नॉर्थ टू साउथ महाजनपद हो गए। तो नॉर्थ में सबसे पहले हमने क्या किया, गांधार, GANDHAR, गांधार। फिर गांधार के बाद में हम फर्दर आगे बढ़ते हैं कंबोज की तरफ। कंबोज के आगे हम बढ़ते हैं कुरु की तरफ। कुरु के आगे हम बढ़े और कहां पहुंचे, पांचाल की तरफ।
पांचाल से आगे हम पहुंचे फर्दर शूरसेन की तरफ, शूरसेन से आगे छेदी, अवंती एंड अश्माक। ये हो गए हमारे नॉर्थ टू साउथ महाजनपद। लेकिन महाजनपद और भी थे, लगभग ये तो 8 ही महाजनपद हैं, और भी महाजनपद थे। अब हम बढ़ेंगे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ और देखेंगे कौन कौन से महाजनपद थे। तो पांचाल से हम बढ़ेंगे वेस्ट की तरफ फर्दर आगे, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानों में हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो हमें बिल्कुल सेंटर ऑफ द गैंजेटिक प्लेन्स जो महाजनपद मिलते हैं वो बन जाते हैं कौशल, कौशल महाजनपद। कौशल से फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रेजेंट डे इलाहाबाद के आसपास के इलाके में मिलते हैं वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद से आगे हम फर्दर और ईस्ट में बढ़ते हैं तो हमें मिलता है इस पॉइंट पे काशी महाजनपद, जो अभी भी काशी के नाम से ही जाना जाता है। फर्दर और आगे हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता है मगध, एक स्ट्रॉन्ग महाजनपद। मगध महाजनपद जो प्रेजेंट डे सेंट्रल बिहार और झारखंड के नॉर्दर्न इलाकों में फैला हुआ था, ये मगध महाजनपद हमको मिलता है। मगध के फर्दर ईस्ट में ईस्टर्न बिहार और उससे लगते हुए बंगाल के इलाकों में हमको मिलता है अंग महाजनपद। तो इस तरह हमारे 14 महाजनपद तो पूरे हो जाते हैं, 2 महाजनपद और बचते हैं। तो एक मगध के नॉर्थ में था जिसे वृज्जी महाजनपद कहा जाता था, और एक बिल्कुल वृज्जी से लगता हुआ वृज्जी के वेस्ट में था जिसे मल्ल महाजनपद कहा जाता था। MALLA मल्ल महाजनपद होता था। मैं कोई सा भी महाजनपद नहीं भूला हूं, ये लिखा हुआ छेदी और बाकी सारे लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 के 16 महाजनपद हमने कर लिए। सारे के सारे महाजनपद इस तरह से हो गए हैं। तो ये हैं 16 महाजनपद, और इन 16 महाजनपद को आप इस तरह रट के भी याद कर सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें कि नॉर्थ टू साउथ उसको अरेंज करो, ये महाजनपद जंबल्ड फॉर्म में दे देंगे, बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, तो फिर मुश्किल हो जाती है। हम 16 नाम तो रट सकते हैं लेकिन उनका नक्शे में पोजीशन कहाँ था वो रटा नहीं जा सकता, वो नक्शे के ऊपर देखकर ही किया जा सकता है। तो एक बार और मैं इसके आगे लिख के आपको बता देता हूं कि कौन सा या बता देता हूं, मुंह से ही बता देता हूं। गांधार कहाँ पे था? प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में। कंबोज कहाँ था? चलो यहां लिख देते हैं, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। कंबोज कहाँ था? प्रेजेंट डे नॉर्थ पाकिस्तान। कुरु पंजाब हरियाणा। पांचाल, पांचाल कहाँ पे था? वेस्ट यूपी। शूरसेन आगरा रीजन। छेदी बुंदेलखंड। अवंती वेस्टर्न एमपी। अशमाक नॉर्थ महाराष्ट्र। और पांचाल से हम आगे बढ़े तो क्या क्या मिला हमको? कौशल मिला। ईस्ट की तरफ आगे बढ़े तो हमको फिर वत्स मिला, फिर हमको काशी मिला, फिर काशी के बाद मिला मगध। मगध से फर्दर और आगे अंग। मगध के नॉर्थ में हमको मिला वृज्जी, और वृज्जी के वेस्ट में हमको मिला मल्ल। तो इस तरह से ये सारे 16 महाजनपद जो है आपने देख लिए, आपको याद हो गए, आपको समझ में आ गए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, अगर मुझे लगेगा कोई जेन्युइन डाउट है इनको लेके तो मैं आंसर करूंगा। प्लीज 1 मिनट का वक्त मैं आपको दे रहा हूं, आप कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इनसे रिलेटेड। जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि वो आपको
या तो ये ऐसा दे देंगे कि आपको नॉर्थ टू साउथ जमा दो या ईस्ट टू वेस्ट जमा दो, इस तरह से क्वेश्चंस आपको दे देंगे, या एरियाज दे देंगे, रीजन्स दे देंगे इंडिया के कि ये इनमें से कौन सा सही रीजन से मैच्ड नहीं है, कोई एक गलत ऑप्शन, कोई एक गलत पेयर दे देंगे तो आपको उसको पिक करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसीलिए रीजन्स और नक्शे के ऊपर हमने किया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की और, वो है कॉजेज ऑफ राइज ऑफ मगध। देखो ये महाजनपद हमने बहुत सारे देखे, लेकिन ये अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं ना, अभी पिछले चैप्टर में हमने स्टडी किया बुद्धिज्म था, जैनिज्म था। हाँ जी, आपको सारे लर्न तो करना ही पड़ेगा आपको। बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला जो एस्पेक्ट, जो चैप्टर हमने देखा था, तो वो हमने कल्चरल डेवलपमेंट्स देखे थे, रिलीजियस डेवलपमेंट्स देखे थे। 600 बीसी से लेकर 600 BC से लेकर तो 300 BC के बीच में ये जो पूरा फेज था, ये 600 BC से 300 BC में कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट्स क्या हो रहे थे वो हमने देखा था। लेकिन इसी 600 BC से लेके 300 BC के बीच में बहुत सारी पॉलिटिकल इवेंट्स भी हो रही थी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना, वो उन्हीं पॉलिटिकल इवेंट्स को डील करता है कि उस वक्त जब जैनिज्म, बुद्धिज्म जैसे रिलीजन सेक्ट्स राइज हो रहे थे भारत के अंदर, पॉलिटिकली क्या हो रहा था। तो जो पॉलिटिकली हो रहा था उसी चैप्टर को हमने महाजनपद नाम दिया है। अब जैसे कि इसमें हमको दिख रहा है कि बहुत सारे महाजनपद हैं, बहुत सारे महाजनपद हमने देखे। अब ये बहुत सारे महाजनपद जो होते थे ना, ये चुप नहीं बैठते थे, ये लगातार एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे, लगातार एक दूसरे से कॉम्बैट करते रहते थे। ऑब्जेक्टिव होता था इनका अपनी अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना। हर किंगडम का यही ऑब्जेक्टिव होता था, अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करके एक बड़े किंगडम या बड़े एम्पायर को बनाना। तो इनके बीच में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारे बैटल्स होते हैं। दे वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर, लगातार युद्ध चलते रहते थे, बहुत ही ज्यादा। एक ऐसा पीरियड था कि उसमें ब्लडी पीरियड हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा संघर्ष होता था इन महाजनपदों के बीच में। लेकिन इस संघर्ष में, इस पूरे स्ट्रगल में एक महाजनपद राइज होके आता है। वो महाजनपद होता है ईस्ट में मौजूद मगध महाजनपद। ये जो मगध महाजनपद होता है ना, इसका होता है राइज, ये बनाता है एक बहुत बड़ा एम्पायर, और बाकी महाजनपद के इलाकों को वो, बाकी महाजनपद के एग्जिस्टेंस को वो खत्म कर देता है और पूरा एक बड़ा एम्पायर बनाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से में। और वही अब हम बात करेंगे कि व्हाई ओनली मगध, सिर्फ मगध ही क्यों, बाकी इंडिया खाली था क्या। देखो ऐसा होता है कि हम लोग जिन भी चैप्टर्स को, ये जो महाजनपद चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, मैंने पहले भी बताया था कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री का कोई भी पॉइंट हम पढ़ते हैं, तो हम किसी सोर्स से पढ़ते हैं उसको, कोई ना कोई हिस्टोरिकल सोर्स होता है उसका। अब इंडिया के हिस्ट्री के इस फेज में जो हिस्टोरिकल सोर्स हमको मिलते हैं, मेनली मिलते हैं बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर्स, जो हमने लिखे भी थे। बहुत सारे बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर्स मिले थे। तो ये जो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर्स के अंदर जिन जिन महाजनपदों का जिक्र है ना, हमने उतना ही लिखा है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री लिखने वाले अंग्रेज, हिस्ट्री तो बनाई हमने लेकिन लिखी अंग्रेजों ने, तो अंग्रेज किसी ऐसे लिटरेचर को सही नहीं मानते अनफॉर्चुनेटली जो उनको ऑथेंटिक नहीं लगता, और इसीलिए वो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर्स को ज्यादा सही मानते हैं। अगर मैं महाभारत का रेफरेंस दूं या कुछ और इंडियन लिटरेचर्स का रेफरेंस दूं, तो ये पूरा भारत भर जाएगा, ये पूरा नक्शा एक्चुअली भर जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके रेफरेंसेस नहीं लिए जाते, उनको ऑथेंटिक नहीं माना जाता। ऑथेंटिक बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर्स को माना जाता है, वो भी कुछ, और उसमें जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से इतने ही महाजनपद हैं। तो भैया बाकी भारत बिल्कुल भी खाली नहीं था, भारत कभी भी खाली नहीं था, भारत के हर हिस्से में सिविलाइजेशन थी। लेकिन अभी हमारी किताबों में जितना लिखा है ना, हमको उतना ही पढ़ना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप हिस्टोरियन बन के रिसर्च कर सकते हैं। तो ये महाजनपद जो है, इसमें मगध का राइज होता है। अब हम बात करेंगे कि मगध का राइज जो है, कौशल है बिल्कुल महाजनपद, नाम भी लिखा हुआ है यहां पे कौशल का। अब मगध का ही राइज क्यों होता है, मगध में ऐसा क्या खास था, मगध के अंदर ऐसा क्या खास था। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे मगध के अंदर जो मगध को बहुत पावरफुल बनाते थे। क्या क्या फैक्टर्स थे, एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट
जियोग्राफी। अभी हिस्ट्री में जियोग्राफी कहाँ से आ गया? तो हमेशा इंटीग्रल पार्ट है हिस्ट्री का, जियोग्राफी एक इंटीग्रल पार्ट होता है। हिस्ट्री इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय जियोग्राफी। बिना जियोग्राफी को समझे हिस्ट्री को कभी ठीक से समझा नहीं जा सकता। तो मैं आपको मगध की जियोग्राफी बताता हूं कुछ। देखिए मगध का जो इलाका है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, इट इज सिचुएटेड क्लोज टू बे ऑफ बंगाल एंड वी ऑल नो कि यहाँ से मॉनसून विंड्स आती हैं और मॉनसून विंड्स आके यहाँ पे हेवी रेनफॉल कॉज करती हैं। साथ ही साथ हिमालय है नॉर्थ में, जहाँ से निकलकर बड़ी बड़ी और उनमें मिलने वाली छोटी छोटी या मीडियम साइज की रिवर्स भी आती है। तो ये इलाके की सबसे एक बड़ी खासियत थी, द रीजन वॉज फुल ऑफ वाटर। तो जियोग्राफी में एक रीजन है फुल ऑफ वाटर बाय रेनफॉल, बाय रेन एंड रिवर्स। ह्यूमंस की हिस्ट्री रही है कि ह्यूमंस बड़े नंबर्स में वहीं जाके बसे हैं जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी। मगध एक ऐसा इलाका था जो बाकी महाजनपदों के मुकाबले वाटर की सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी रखता था। तो जहां ज्यादा पानी अवेलेबल होगा वहां ज्यादा इंसान बस सकते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स बस सकते। तो मगध की पॉपुलेशन बाकी महाजनपदों से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी। खैर ये तो रहा एक पॉइंट जियोग्राफी का। दूसरा पॉइंट फर्टाइल, वेरी फर्टाइल रीजन। आज भी बहुत फर्टाइल इलाका है। इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल टर्म्स में लोअर गैंजेटिक प्लेन्स, गंगा के निचले मैदान। जैसे जैसे गंगा रिवर आगे बढ़ती है, तो नदी आगे क्यों बढ़ती? क्योंकि ढलान आती तभी तो आगे बढ़ती है। उसमें कोई मोटर थोड़ी लगी हुई है कि वो उसको आगे बढ़ा रही है। वो तो जहाँ जहाँ ढलान पानी को मिलती वो आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे रिवर गैंजेस प्रेजेंट डे यूपी में आगे बढ़ती है, बिहार की तरफ, बंगाल की तरफ, तो ढलान आती है। तो ये गंगा के ढलानों पे मैदान जो मौजूद मैदान है, इनको बोलते हैं गंगा के निचले मैदान। बहुत फर्टाइल, हर बार बाढ़ आती है, पुरानी मिट्टी बहा ले जाती है, नई बिछा जाती है, जिससे कि फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती। फर्टिलिटी मतलब मोर प्रोडक्शन। ज्यादा प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज्यादा होगा। जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वेल्थ अर्न होगी किसी किंगडम को, उतना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा किसी किंग को। तो फर्टिलिटी एक इंपॉर्टेंट रीजन था जियोग्राफी में। और तीसरा अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। धातु मिलते थे। जो झारखंड वाला इलाका है, वेरी रिच इन मिनरल्स, वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन इन इंडिया, प्रोबेबली द रिचेस्ट रीजन। शायद जियोग्राफी में सर आपको बताएंगे कि शायद सबसे रिचेस्ट है, बट जहां तक मुझे याद है रिचेस्ट रीजन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स। तो अभी भी रिचेस्ट है, जबकि अब तो बहुत एक्सट्रैक्शन हो गया। तो सोचो कि उस वक्त कितना रिच रहा होगा। तो मिनरल्स भी यहाँ पे बहुत है, खेती भी यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये जो जियोग्राफिकल फैक्टर है ना, ये जियोग्राफिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मगध के राइज में। फिर एक और कॉज आता है जो जियोग्राफिकल से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक कॉज। अब इकोनॉमिक कॉज में हम क्या देखते हैं? इकोनॉमिक कॉज में हम देखते हैं कि फर्टिलिटी है, ज्यादा प्रोडक्शन है, तो बेटर ट्रेड, बेटर एंड मोर ट्रेड, ज्यादा ट्रेड होता है ना, मोर रेवेन्यू, ज्यादा ट्रेड, ज्यादा प्रोडक्शन, यानी ज्यादा रेवेन्यू का जनरेशन। और रेवेन्यू किसकी जेब में जाता है? गवर्नमेंट की। और जब गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा होता है तो गवर्नमेंट अपनी फौज को बहुत ताकतवर बना सकती है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इफेक्टिव बना सकती है। तो ये इकोनॉमिक रीजन भी इनके फेवर में जाता है। इकोनॉमिक रीजन के साथ साथ सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, लिबरल सोसाइटीज, अनऑर्थोडॉक्स, है ना, अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज थी। वजह बुद्धिज्म और जैनिज्म का सबसे ज्यादा, बुद्धिज्म और जैनिज्म का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट रहा है वो
प्रेजेंट डे मगध के ऊपर रहा, या सॉरी उस वक्त का मगध, प्रेजेंट डे जो बिहार झारखंड के इलाके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत लिबरल रिलीजन्स थे, वर्ण सिस्टम को डिस्कार्ड करते थे, रिचुअलिज्म को डिस्कार्ड करते थे, इक्वालिटी में बिलीव करते थे लोगों की। तो ये अनऑर्थोडॉक्सी मगध की सोसाइटी में होती है, जिससे कि सोसाइटी को एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिलिट्री कॉजेस या मिलिट्री एस्पेक्ट। देखिए मगध के रूलर्स के पास में ज्यादा रेवेन्यू है, क्योंकि उनके पास ज्यादा रेवेन्यू है इसीलिए वो लोग ज्यादा बड़ी आर्मी बना सकते हैं। आर्मी बना तो कोई भी सकता है, कोई भी इकट्ठे कर सकता है सैनिक, लेकिन उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। उनको रेगुलर सैलरीज देनी होती है, उन्हें वेपन्स देने होते हैं, साथ ही साथ घोड़ों का मेंटेनेंस करना होता है, हाथियों का मेंटेनेंस करना होता है। ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर मनी। हम पढ़ते तो हैं लिटरेचर्स में मगध के बारे में कि 3 लाख की फौज थी, 50,000 के घुड़सवार थे, लेकिन ये 3 लाख की फौज, 50,000 के घुड़सवार मेंटेन कैसे होते थे? ये पैसों से मेंटेन होते थे, और ये पैसे थे मगध के पास। क्यों? क्योंकि उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन अच्छी थी। तो एक ये मिलिट्री फैक्टर का एक ये पॉइंट है, लार्ज आर्मी। और दूसरा फैक्टर लार्ज आर्मी, और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज जो मिलिट्री फैक्टर से जुड़ा हुआ है वो है क्रिएटिव वेपन्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मगध के पास लार्ज आर्मी और स्ट्रांग आर्मी थी। आसपास के कई ऐसे किंगडम्स थे जहां पर बहुत स्ट्रांग आर्मीज थी, बहुत ही ब्रेव वॉरियर्स थे। लेकिन मगध ने, जिसको हम कहते हैं कि नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई एक प्रयास छोड़ा नहीं। इन्होंने अपने एनिमीज को फुल एंड फाइनल चेक एंड मेट करने के लिए कुछ क्रिएटिव वेपन्स भी बनाए, और उन क्रिएटिव वेपन्स की मदद से भी इन्होंने काफी सक्सेस अचीव करी। तो ये सारे फैक्टर्स, और इसमें एक फैक्टर और जुड़ता है जो लिखा होता है एम्बिशियस। एम्बिशियस रूलर्स जैसे कि अजात शत्रु, महापद्मानंद, बहुत बड़ा, जितना बड़ा इनका नाम लिखा ना मैंने, इतना ही बड़ा एम्पायर भी इन्होंने बनाया था। तो ये अजात शत्रु, महापद्मानंद जैसे एम्बिशियस रूलर्स थे जिन्होंने मगध के एक्सपेंशन को करने की इच्छा करी थी। कि जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है? क्या कोई बता सकता है? लाइफ में कोई काम सक्सेसफुली करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज चाहिए होती? कोई, एनीवन? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड to accomplish any task? वेरी गुड वसूली भाई, ये कैसा नाम है? लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही है, डिजायर। मनी पनी कुछ भी नहीं होता है, डिजायर टू डू दैट थिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कि आपको उस काम को करने की इच्छा कितनी है। अगर आपकी इच्छा है ना, यू विल फाइंड अ वे। आप कैसे भी करके एक रास्ता, एक कोई ना कोई तरीका खोज ही लोगे। विल पावर, डिजायर, अगर ये नहीं है ना, और बाकी सारी भी चीजें आपको लाके दे दी जाए, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप खुद अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ के कुछ पुराने सालों को, मोमेंट्स को देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आप पाओगे कि कोई भी ऐसा काम जो आप चाहते थे करना, आप, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली चाहते थे, आपने उस काम को कर लिया क्योंकि आप चाहते थे उसको करना। और कई ऐसे काम है जो आप कर सकते थे पर आपका मन नहीं करता था उनको करने का, तो आप नहीं कर पाए उनको, जो कि प्रॉबेबली इतने डिफिकल्ट नहीं थे। और कई डिफिकल्ट कामों को आपने किया होगा, और वजह सिर्फ एक होती है, डिजायर टू डू दैट। अगर इच्छा होती है ना किसी की, तो वो कोई भी काम कर सकता है। तो ये जो एम्बिशन था ना इन दो रूलर्स का, ये एम्बिशन और ये जिद जो थी, इसने मगध के एक्सपेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओवरऑल इन सारे फैक्टर्स के मिले जुले असर से मगध का एक्सपेंशन होता है, और ये है वो क्रिएटिव वेपन्स
ये हैं वो क्रिएटिव वेपन्स जो यूज किए गए थे। इसमें 1, 2 और 3 नंबर में दे देता हूं। अब ये जो 3 वेपन्स हैं ना, इसमें जो नंबर 1 वेपन है, ये नंबर 1 वेपन है, इसको कहते हैं रथ मुसलक। इसको बोलेंगे रथ मुसलक। इसको कहेंगे महाशिला कंटक। और इट इज अ वॉर एलिफेंट। ये एक वॉर एलिफेंट है। जो 3 वेपन्स है ना, ये 3 वेपन्स मगध ने उस वक्त बनाए थे। क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विन अ वॉर। लड़ाई जीतने के लिए या कहीं पर भी सक्सेस हासिल करने के लिए क्रिएटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मगध के अजात शत्रु नाम के रूलर ने 1 और 2 वेपन तैयार किया। 1 वेपन एक ऐसा वेपन था जिसमें घोड़े पूरी तरह से आर्मर्ड होते थे, पहियों के पास से नुकीले एंगल्स निकले हुए होते थे, और ये जो चैरियट का हिस्सा है, मगध के चैरियट्स पूरी तरह से आर्मर्ड होते थे, है ना। मगध के चैरियट्स में ऊपर भी कवर होता था, तो वॉरियर पूरी तरह से आर्मर्ड होता था। ऐसे 500-600 रथ ही अपने दुश्मन के ऊपर दौड़ा देते थे और दुश्मन गाजर मूली की तरह कटता था। नंबर 2, महाशिला कंटक। जब दुश्मन हमला करने के लिए आता था, जब दुश्मन चार्ज करता था हमारी यानी कि मगध की आर्मी के ऊपर, तो ये महाशिला कंटक बड़े बड़े पत्थर एक सिंपल पुली मैकेनिज्म का यूज करके फेंकते थे, जो कि तेज दौड़ते हुए किसी फौज के ऊपर जब गिरते थे तो उसी तरह गिरते थे जैसे कि आज तोप के गोले गिरते हैं। और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ डेडली वॉर एलिफेंट। ये वॉर एलिफेंट वैसे ही देखने में बहुत भयानक लग रहा है। एलिफेंट वैसे बिना वेपन के ही बहुत खतरनाक जानवर है। एलिफेंट वन ऑफ द डेडलीस्ट एनिमल इन द वाइल्ड। अगर आप जंगल में कभी जाओ तो कभी भी शेर से डरने की जरूरत नहीं है, लेपर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, टाइगर से डरने की जरूरत नहीं है। दिन के वक्त, रात के वक्त तो सबसे डरने की जरूरत है, लेकिन एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा एनिमल है जो है एलिफेंट। वो कभी भी दिखे ना, सुबह दोपहर शाम रात, हमेशा डेडली होता है एंड इट गोज टू किल ह्यूमन। एक आध बार ये मॉक अटैक करता है, उसके बाद अगर उसके बाद भी ह्यूमंस इसको दिखते हैं ना, तो ये मारना चाहता है ह्यूमंस को। इट वांट्स टू किल ह्यूमन। तो ये बहुत वैसे ही बहुत खतरनाक बीस्ट होती है, और जब इसको ट्रेनिंग मिल जाती है और इस तरह के इसकी बॉडी के ऊपर वेपन्स लगा दिए जाते हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी डेडली। अपने दुश्मनों को गिरा के उनकी बॉडी के किसी एक पार्ट पे पांव रख के दूसरे पार्ट या दूसरी टांग को सूंड से खींच देता था। ये टीयर अपार्ट द एनिमी इन 2 पार्ट्स। वेरी ब्लडी एंड वेरी हॉरिफिक सीन टू सी बाय द सोल्जर्स ऑफ दैट आर्मी, ऑफ दैट ट्रूप्स, जिसके कमांडर को मारा जा रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल टेरर क्रिएट कर देते थे, एक एडवांटेज देते थे। एक वॉरियर जो ऊपर बैठा हुआ होता था दूर तक, मगध इज बिलीव टू बी द फर्स्ट किंगडम दैट यूज्ड वॉर एलिफेंट्स, और इसीलिए मगध को सक्सेस मिली है। मगध को इतनी सक्सेस मिली। तो ये सारे रीजंस हमने देखे, और इसमें क्रिएटिव वेपन्स हमने देखे। इतने सारे एफर्ट्स लगाए मगध के रूलर्स ने, एंड दे एंश्योर्ड कि उनको सक्सेस हासिल हो। फिर अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टीज थी जिन्होंने मगध को रूल किया था, कौन कौन से उनके मेजर रूलर्स थे, और किस तरह से उन्होंने मगध के एक्सपेंशन को आगे बढ़ाया था। तो सबसे पहले बात करेंगे हर्यंक डायनेस्टी की, है ना। देखिए, मगध की हिस्ट्री अगेन बहुत पुरानी है। ऐसा नहीं कि मगध की हिस्ट्री हर्यंक डायनेस्टी से शुरू होती है, बट अगेन जो हिस्ट्री अभी हमको पढ़नी है, जो फाइनल कंक्लूजन्स निकाला हुआ है हिस्टोरियंस ने, वहां पे हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं हर्यंक डायनेस्टी से। और पहला रूलर हम पढ़ेंगे इस डायनेस्टी का, बिंबिसार। ये रूलर है बिंबिसार। हालांकि मगध की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। एक महाभारत पीरियड में भी एक रूलर हुआ करते थे मगध के, जरासंघ नाम था। एक्सीलेंट रेसलर, बहुत ही बेहतरीन रेसलर हुआ करते थे जरासंघ, और वो भी मगध के रूलर रहे हुए थे, लेकिन वो बहुत पुराने थे, और अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री में अभी हम नहीं पढ़ते उनको। हर्यंक डायनेस्टी के पहले रूलर बिंबिसार, यहां से मगध के एक्सपेंशन की शुरुआत होती है। यहां से एक्सपेंशन की शुरुआत होती है। अब मगध के एक्सपेंशन में बिंबिसार ने क्या किया?
सबसे पहले क्या किया बिंबिसार ने? तो सबसे पहले बिंबिसार ने किया मैरिज अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस। एक नहीं, वो भी तीन। बिंबिसार ने की शादियां, और वो भी एक नहीं, तीन शादियां करी। ये तीन शादियां जो इन्होंने करी, ये आपको याद रखनी है। ऑब्वियसली आप इनवाइटेड नहीं थे, लेकिन आपको याद रखनी है। तो ये क्या क्या शादियां इन्होंने करी थी? एक शादी इन्होंने करी थी वृज्जी की राजकुमारी। पहले मैं राजकुमारी का नाम लिख देता हूं, जिनका नाम था खेमा। खेमा। और वो कहां से थी? वो कहां की राजकुमारी थी? वृज्जी। ये याद रखना पड़ेगा आपको। फिर जो दूसरी एक और मैरिज इन्होंने करी थी, वो थी कौशल देवी, जो कि कौशल की राजकुमारी थी। और तीसरी मैरिज इन्होंने करी थी खेमा कौशल देवी। ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं था, मैं वापस लिख देता हूं। जो कौशल देवी, खेमा एक और राजकुमारी थी जो मद्र देश की राजकुमारी थी, मद्र देश। और जो पहली राजकुमारी जो मैंने गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, वो थी छेलना। ये वृज्जी की राजकुमारी थी। तो छेलना फ्रॉम वृज्जी, कौशल देवी फ्रॉम कौशल एंड खेमा फ्रॉम मद्र देश। अब इनकी तीन मैरिजेस की हम बात क्यों कर, हमें क्या लेना देना? उन्होंने तीन करी शादी की, 30 करी कि एक करी। लेकिन इन तीन शादियों की वजह से इनको बहुत सारी डाउरी मिली, कुछ प्रॉपर्टी मिली, कुछ ट्रूप्स मिले, और पावर और प्रेस्टीज इनका बढ़ा। और इसी बढ़े हुए पावर और प्रेस्टीज के दम पर इन्होंने एक्सपेंशन किया। और इन्होंने जो एक्सपेंशन किया, वो कौन सा एक्सपेंशन किया? इन्होंने क्या किया? अंग महाजनपद को जीत लिया। ये जो अंग महाजनपद का इलाका है, इस अंग महाजनपद को इन्होंने जीत लिया, और मगध का इलाका बड़ा हो गया। तो मगध के इलाके को इन्होंने पहली बार एक्सपैंड किया, और ये पहला एक्सपेंशन इन्होंने अंग महाजनपद को जीत के किया। तो इनका जो अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट क्या हो जाता है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ अंग महाजनपद। तो इन्होंने अंग को जीत लिया, मगध के एक्सपेंशन की शुरुआत करी। लेकिन मगध का एक्सपेंशन यहां से तो शुरू हुआ, रुका नहीं यहां पे। और ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु जिनके बारे में पहले भी बता चुका हूं, अ वेरी एम्बिशियस रूलर। बहुत ही एम्बिशियस रूलर थे ये अजात शत्रु, और मगध के एक्सपेंशन को बिल्कुल पूरी दुनिया में फैला देना चाहते थे। यही वो अजात शत्रु थे जिन्होंने रथ मुसलक और महाशिला कंटक जैसे वेपन्स को भी बनाया था। और इन्होंने मगध का एक्सपेंशन किया ऑन द कॉस्ट ऑफ वृज्जी, या इसके कॉन्क्वेस्ट में लिख देते हैं, एक्सपैंडेड मगध बाय कॉन्करिंग। कौन कौन से दो किंगडम्स इन्होंने कॉन्कर किए थे? एक काशी को कॉन्कर किया था, एक वृज्जी को कॉन्कर किया था, एंड सम पार्ट्स ऑफ कौशल। ये इनके अचीवमेंट थे, ये इनका कंट्रीब्यूशन था मगध के कॉन्क्वेस्ट में, कि काशी भी जीत लिया, वृज्जी भी जीत लिया, और कौशल भी जीत लिया। तो अब मगध का एक्सपेंशन इन्होंने, अजात शत्रु ने, और आगे कर दिया। इन्होंने वृज्जी को जीत लिया, काशी को जीत लिया, कुछ हिस्सा कौशल का भी जीत लिया। तो इस तरह से मगध अब यहां से लेके यहां तक फैल गया। यानी कि जो प्रेजेंट डे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का इलाका है, लार्जली उन्होंने वो पूरा जीत लिया था। तो इस तरह मगध बहुत आगे बढ़ा। और इस कॉन्क्वेस्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बहुत बड़ी कॉन्क्वेस्ट नहीं है टेरिटरी वाइज, लेकिन वृज्जी को हराना बिल्कुल आसान नहीं था। वृज्जी एक बहुत स्ट्रांग किंगडम था, और वृज्जी के वॉरियर्स, जिन्हें लिच्छवी क्षत्रिय कहा जाता था, इनविंसिबल वॉरियर्स माने जाते थे। और
इससे पहले भी मगध कई अटेम्प्ट्स कर चुका था वृज्जी को कॉन्कर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर मगध वो कर नहीं पाया था। खुद अजात शत्रु का पहला अटेम्प्ट वृज्जी के ऊपर फेल हो गया था। अभी हमने देखा मगध के पास कितनी सारी चीजें थी, उसके पास रिसोर्सेज है, उसके पास आर्मी है, उसके पास वेपन्स हैं, उसके पास क्रिएटिव वेपन्स हैं, क्या नहीं है मगध के पास, लेकिन फिर भी वृज्जी से वो हार गया था। इसीलिए वृज्जी का कॉन्क्वेस्ट, वृज्जी वॉज कंसिडर्ड मिलिटरीली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द किंगडम्स। वृज्जी की उस वक्त भारत के महाजनपदों में वही रुतबा था जो आज दुनिया में इजराइल का है। इजराइल एक ऐसा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, लेकिन मिलिटरीली दुनिया के कई बड़े बड़े कंट्रीज के ऊपर भारी पड़ सकता है। वैसे ही वृज्जी हुआ करता था। तो वृज्जी का कॉन्क्वेस्ट बिल्कुल आसान नहीं था। 16 साल लगे अजात शत्रु को वृज्जी को कॉन्कर करने में, लेकिन 16 सालों के इस कोशिश से उसने वृज्जी को जब कॉन्कर किया तब ये क्लियर हो गया था कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मगध के बराबर की मिलिट्री पावर कोई और नहीं है, जिन्होंने वृज्जी को भी डिफीट कर दिया और उसके अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। जब वृज्जी को उन्होंने डिफीट किया तो कौशल के ऊपर, काशी के ऊपर भी उन्होंने हमला किया, और काशी के ऊपर हमला किया, एक्चुअली काशी के ऊपर हमला उन्होंने पहले किया था। मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ अजात शत्रु के बारे में। हालांकि क्योंकि क्वेश्चन नहीं आते ना, तो मैंने एड्रेस नहीं किया था उस स्टोरी को, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ में। दरअसल हुआ यह था कि अजात शत्रु ने अपने फादर बिंबिसार को असैसिनेट किया था। अजात शत्रु ने अपने फादर बिंबिसार को असैसिनेट किया था, मार डाला था उन्होंने, बिकॉज ही वांटेड टू बिकम द एम्परर। और अजात शत्रु के मन में डाउट था कि कहीं उनके जो बड़े भाई हैं, उन बड़े भाइयों को हल्ल कुमार, विहल्ल कुमार को किंगडम ना मिल जाए, और इससे पहले कि फादर मेरे बड़े भाइयों को किंगडम दे, उसने अपने फादर को असैसिनेट कर दिया और खुद रूलर बन गया फौज की मदद से, क्योंकि अजात शत्रु वैसे ही कमांडर था मगध के आर्मी का, तो वो बन गया रूलर। अब जब ये रूलर बना तो इनके जो मामा थे, यानी कि बिंबिसार के ब्रदर इन लॉ कौशल के नरेश प्रसेनजीत, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि भांजे ये तुमने क्या किया, जीजा जी की हत्या कर दी। अब जो दहेज में हमने काशी दिया था, काशी जो हमने दहेज में दिया था तुम्हारे फादर को, वो हम वापस लेते, वो हमने तुम्हारे फादर को दिया था, यू आर नॉट द राइट पर्सन टू टेक इट, वो हम वापस लेते। तो इस बात पे इनकी अपने मामा से ही लड़ाई हो गई थी, तो इन्होंने पहला हमला ही मामा के ऊपर कर दिया था और काशी को भी छीन लिया था, कौशल के कुछ हिस्से भी जीत लिए थे, और फिर एंड में सबसे आखिरी में इन्होंने वृज्जी का कॉन्क्वेस्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें 16 सालों का समय लगा था, आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था मगध को स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर एंड लार्जेस्ट ऑफ द ऑल महाजनपद के रूप में। तो ये इस तरह से अजात शत्रु अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मगध के एक्सपेंशन में। अच्छा, एक और चीज जो यहां पे हरियंग डायनेस्टी के वक्त याद रखनी है वो आपको, कि बिंबिसार और अजात शत्रु इन दोनों के वक्त जो कैपिटल हुआ करती थी, इन दोनों के वक्त जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी राजगृह। राजगृह। लेकिन अजात शत्रु के बाद इस डायनेस्टी में एक रूलर आते हैं, उदाइन, है ना, ही ट्रांसफर्स द कैपिटल, ट्रांसफर्स द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो उदाइन ट्रांसफर करते हैं कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप याद रख लेना कि उदाइन ने इस कैपिटल को ट्रांसफर किया था। दरअसल जो राजगृह थी ना, वो प्रेजेंट डे झारखंड के नॉर्थ में या बिहार के साउथ में सिचुएटेड थी कैपिटल। अब प्रॉब्लम ये थी इस कैपिटल के साथ में कि यहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था, और क्योंकि यहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था तो ट्रेड जो बढ़ रहा था मगध का, उसको थोड़ा नुकसान हो रहा था। इसीलिए उदाइन कैपिटल ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो, और इसीलिए उन्होंने पाटलिपुत्र को चुना, जो कि रिवर गैंजेस के किनारे सिचुएटेड था,
गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड था। और पुराने हिंदुस्तान में नदियों के रास्ते से बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया जाता था, ट्रेड किया जाता था। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि रिवर गैंजेस में सेल करके बहुत से व्यापारी डायरेक्टली पाटलिपुत्र तक पहुंच सकते हैं। पाटलिपुत्र से थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आप जाओगे तो रिवर सोन आके जुड़ती है रिवर गैंजेस से। रिवर सोन भी एक बहुत बड़ा नदी। देखिए, भारत में दो नदियां ऐसी है जिनको नदी नहीं बोलते, जिनको नदा बोलते, या मैं इंग्लिश में कहूं तो उन्हें मेल रिवर्स कहा जाता है। कोई बता सकता है कौन सी दो मेल रिवर्स है इंडिया के अंदर, और उनको मेल रिवर क्यों कहा जाता है? MALE, मेल रिवर। कैन एनीवन टेल मी कि भारत में कौन सी दो ऐसी रिवर्स हैं जो कि मेल रिवर्स है? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रियंक सेमवाल ने ब्रह्मपुत्र कहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और दूसरा मेल रिवर, किशोर सिंह ने कहा है सोन, कृष्णा सिंह, सॉरी, कृष्णा। अब दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और ये दो नदी जो है ना, ये मेल रिवर्स है। एक ब्रह्मपुत्र, उसके तो नाम में ही पुत्र लगा हुआ है, और दूसरा सोन, जिसको सोनभद्र भी बोलते हैं। तो ये दोनों मेल रिवर्स है बिकॉज ये बहुत वाइड रिवर्स है, वेरी वेरी वाइड रिवर्स, एंड बिकॉज ऑफ देयर विड्थ दे आर कंसिडर्ड एज रिवलेट, दे आर कंसिडर्ड एज मेल रिवर्स। तो पाटलिपुत्र के पास जो रिवर गैंजेस बहती है ना, उसमें थोड़ा वेस्ट की तरफ रिवर सोन आकर उसके साथ में जुड़ता है। और इस तरह पाटलिपुत्र में सेंट्रल इंडिया से भी एक्सेसिबिलिटी बनती है नदी के रास्ते, और नॉर्दर्न इंडिया से भी एक्सेसिबिलिटी बनती नदी के रास्ते। इसीलिए पाटलिपुत्र में कैपिटल को ट्रांसफर किया। फिर ग्रेजुअली ये डायनेस्टी जो है वीक होने लग गई। इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था नागदशक। नागदशक 554 बीसी से डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी बिंबिसार के समय, और 413 बीसी में आके डायनेस्टी का एंड हो जाता है, नागदशक, है ना। और फिर उसके बाद नागदशक के बाद आती है अगली डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, है ना, फाउंडेड बाय शिशुनाग, है ना, हु किल्ड हिज किंग नागदशक। तो वो जो नागदशक है ना, जो रूलर, इनको मार दिया। ही वॉज इनकॉम्पिटेंट, ही मस्ट हैव बीन इनकॉम्पिटेंट, और इसीलिए इनकी हत्या कर दी इनके ही एक मिनिस्टर शिशुनाग ने। और एक नई डायनेस्टी जो नाग डायनेस्टी या शिशुनाग डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। नाउ शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर भी शिशुनाग था, और उसका ग्रेटेस्ट रूलर भी शिशुनाग ही था। एंड हाउ डिड ही कंट्रीब्यूट इन द एक्सपेंशन ऑफ मगध? मगध के एक्सपेंशन में इन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया? तो शिशुनाग एक्सपैंडेड बाय द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अवंती। अवंती महाजनपद, जो कि प्रेजेंट डे वेस्टर्न मध्य प्रदेश का हिस्सा था, इसकी मगध के साथ में हमेशा बहुत ही फ्रेंडली ट्रीटीज रही थी। जब तक हर्यंक डायनेस्टी रूल करती थी, मगध और अवंती दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, एलाइज थे, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन शिशुनाग डायनेस्टी जब पावर में आती है तो वो अपनी इस पॉलिसी को चेंज कर देती है, और वो अपनी इस पॉलिसी को चेंज करके अवंती के ऊपर हमला कर देती है। बड़ी लड़ाई होती है, और इस बड़ी लड़ाई के बाद में रिजल्ट होता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मगध एंड एक्सपेंशन ऑफ मगध अप टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इस बीच जो थोड़े बहुत सेंट्रल इंडिया के छोटे मोटे किंगडम्स थे ना, इसको भी जीत लिया था। किसने? मगध ने। तो इस तरह शिशुनाग ने अपना कंट्रीब्यूशन किया मगध के एक्सपेंशन को, पूरा सेंट्रल इंडिया वेस्टर्न इंडिया तक एक्सपैंड कर दिया था।
तो दिस वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ शिशुनाग इन द एक्सपेंशन ऑफ मगध. एंड देन कम्स one of the great dynasty, one of the greatest dynasty which ruled Magad, and that was Nand Empire. Nand Empire that was founded by Maha Padmanand. Mahapadmanand was the founder of this empire. ये जो डायनेस्टी है ना, ये शिशुनाग डायनेस्टी, इसका जो लास्ट रूलर था काल अशोक. Last ruler killed by whom? Killed by Mahapadmanand. महापद्मानंद जो कि डेफिनेटली कोई बड़े मिनिस्टर थे या कोई बड़े कमांडर थे मगध की फौज के अंदर. ये वाले चैप्टर में डेट्स याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल डोंट वरी. अगर आपको एक भी डेट याद नहीं हो रही इस चैप्टर की तो बिल्कुल याद मत रखो, इवेंट्स याद रखना है इसके अंदर सिर्फ. ठीक है, तो काल अशोक लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, और महापद्मानंद ने इनका असैसिनेशन किया था, क्योंकि डेफिनेटली ये काल अशोक एक वीक रूलर रहे थे. महापद्मानंद वॉज बेटर, और सब महापद्मानंद को सबका सपोर्ट हासिल था, फौज का, मिनिस्टर्स का, और इन सबके सपोर्ट से इन्होंने कालाशोक को असैसिनेट किया. और उसके असैसिनेशन के साथ ही हम देखते हैं एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश होती जो महापद्मानंद के नाम से नंद डायनेस्टी या नंद एम्पायर के नाम से जानी जाती है. अब इनके क्या अचीवमेंट्स थे? तो इनके अचीवमेंट्स इस नक्शे पे दिखाई दे रहे हैं कि भाई हमने देखा था यहां तक का इलाका तो पहले ही जीत लिया था नंद ने, शिशुनाग्स ने, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ इलाका है, कलिंग के इलाके, अशमाक के इलाके, नॉर्थ के महाजनपद, ये सारे किंगडम्स महापद्मानंद ने कॉन्कर कर लिए थे, है ना. तो ये महापद्मानंद ने देखिए मगध का एक्सपेंशन लगभग सारे ही महाजनपद खत्म कर दिए. सिर्फ एक कंबोज का बचा हुआ है और एक गांधार का बचा हुआ है. गांधार और कंबोज को छोड़ के सारे महाजनपद इन्होंने कैप्चर कर लिए थे, जीत लिए थे, और मगध को एक बड़े एम्पायर के रूप में स्टैब्लिश कर लिया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर. तो ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था महापद्मानंद का. ही डिफीटेड ऑल द महाजनपद्स, है ना. इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है अलग अलग लिटरेचर्स में, वो इंफॉर्मेशन मिलती है ही वॉज अशूद्र बाय बर्थ. और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है मगध की हिस्ट्री में, कि हमने बात कही थी मगध की हिस्ट्री में कि अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी. तो वो सिर्फ एक बात नहीं थी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स. तो ये वो एक्शन है कि एक शूद्र, उसे रूलर के तौर पे एक्सेप्ट किया गया मगध के. ये रूलर था शूद्र बाय बर्थ, लेकिन इसको एक रूलर के तौर पे एक्सेप्ट करने वाले ब्राह्मण्स थे. इसकी फौज में इसके लिए लड़ने वाले सब क्षत्रिय थे. लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ही बिलोंग्ड टू अ हम्बल ओरिजिन, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी रही होगी लीडरशिप की. और ये मगध की सक्सेस का एक बड़ा रीजन है. अगर इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता इस बात को लेके कि यार तुम हायर बैकग्राउंड के नहीं हो, ऊंचे कुल के नहीं हो, तो शायद मगध का उतना एक्सपेंशन हम नहीं पढ़ रहे होते. लेकिन यही मगध की अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का नेचर था कि काबिल को उन्होंने उसके सही जगह पे बिठाया. ब्राह्मण्स ने और क्षत्रिय, इन्होंने एक्सेप्ट किया उसको एज ए रूलर, और फिर इन्होंने अपनी पॉलिसीज और अपने एम्बिशन से मगध का बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर दिया. तो ये बात याद रखना कि पुराण लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर्स, जैन लिटरेचर्स, सभी में इनको शूद्र माना गया है बाय बर्थ. अब हम बात करते हैं महापद्मानंद को मिले हुए 3 टाइटल्स के बारे में, जो कि अगेन फैक्ट की तरह हमको याद रखने होंगे, और उससे हमको महापद्मानंद के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन मिलेगी. सबसे पहला इनका टाइटल था सर्व क्षत्राहंतक.
सर्व क्षत्राहंतक, यानी कि अपरूटर ऑफ ऑल द क्षत्रियास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इन्होंने क्षत्रियों को मार डाला था। इसका मतलब ये था कि जब इन्होंने इतने बड़े एम्पायर के इतने सारे किंगडम्स को डिफीट किया, एवरी किंगडम वॉज रूल्ड बाय वन और द अदर क्षत्रिय किंग, लेकिन ये स्वयं क्षत्रिय नहीं थे ना। तो जब इन्होंने सारे क्षत्रियों को डिफीट करके अपने रूल को एस्टैब्लिश कर दिया, तो एक बड़े इलाके में क्षत्रियों का रूल खत्म कर दिया था इन्होंने कुछ वक्त के लिए। इसीलिए ये टाइटल इनको मिला था सर्व क्षत्राहंतक। ऐसा नहीं था कि इन्होंने क्षत्रियों को खत्म किया था, इनकी खुद की आर्मी क्षत्रियों से ही भरी पड़ी थी, तो वो बात नहीं थी। लेकिन ही बिकेम अ नॉन क्षत्रिय रूलर, एक इतने बड़े इलाके में नॉन क्षत्रिय रूलर बन गए थे, इसीलिए इनको सर्व क्षत्राहंतक कहा गया। फिर उसके बाद एक और टाइटल इनको मिलता है एक राट। एक राट, ये जो एक राट है ना, आपने सम्राट वर्ड सुना होगा। सम्राट से बस थोड़ा सा छोटा होता है, सम्राट बहुत बड़े एम्पायर का रूलर होता है, उसको सम्राट कहते हैं। तो सम्राट से थोड़ा सा कम इन्फ्लुएंस रखने वाला कोई रूलर होता है तो उसे एक राट कहते हैं। एक राट का एक और मीनिंग है यहाँ पे कि इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। दरअसल होता क्या था, पहले कई रूलर्स इलाके जीत लेते थे और जीते हुए इलाके में अपने बिहाफ पे कई रूलर्स अपॉइंट कर देते थे कि तुम इस इलाके को रूल करो, तुम उस इलाके को रूल करो और मुझे बस टैक्स देते रहा करो। कुछ रूलर्स ऐसे होते थे जो इलाके को जीतने के बाद खुद ही रूल करते थे सारी जगह पे, ऑफिसर्स अपॉइंट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करवाते थे, किसी को देते नहीं थे अपने बिहाफ पे। ऐसे रूलर सेंट्रलाइज्ड तरीके से रूल करते थे और इन्होंने भी इतने बड़े इलाके में सेंट्रलाइज्ड तरीके से रूल किया था, इसीलिए इनको एक राट कहा गया था। और तीसरा उग्रसेन। उग्रसेन, उग्रसेन यानी कि उग्रसेन मतलब कि यहां पे तात्पर्य है आर्मी से। इनके पास में एक रेगुलर आर्मी थी, एक लार्ज एंड रेगुलर आर्मी। देखिए रेगुलर आर्मी क्या होता है, एक आर्मी पहले के ज़मानों में ऐसा होता था, कई रूलर्स क्या करते थे, टेम्परेरी या पार्ट टाइम आर्मीज बनाते थे। यानी कि खुद की उनकी आर्मी 15-20 हज़ार की होती थी, लेकिन 20-25 और ऐसे हज़ार लोग होते थे जिनको पार्ट टाइम वो लोग बुला लेते थे मिलिट्री, यानी कि कोई युद्ध होता था तो बुला लेते थे। वैदिक पीरियड में ऐसा ही होता था जनरली। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वॉरफेयर बढ़ता गया भारत के अंदर, रूलर्स ने ऐसी आर्मीज रखना शुरू करी जो परमानेंट हो, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार हो। जैसे कि आज की हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, दे आर रेगुलर आर्मीज। हमारी आर्म्ड फोर्सेस क्या करती है, या तो वो युद्ध करती है या वो युद्ध की ट्रेनिंग कर रही होती है, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करती। इस तरह की आर्मीज शॉर्ट नोटिस में लड़ाई के लिए तैयार होती है। इस तरह की आर्मीज को जब जहां पर जितने भी कम वक्त में कह दिया जाए, वो प्रिपेयर्ड होते हैं। बस आने जाने में उनको जिस भी जगह लड़ना है, जितना वक्त लगता है उतना वक्त वो लेते हैं और लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। तो शॉर्ट नोटिस में लड़ाई के लिए तैयार रहने वाली फोर्सेस को हम रेगुलर आर्मी कहते हैं। तो इन्होंने भी एक बहुत बड़ी रेगुलर आर्मी बनाई थी और इसीलिए इन्हें उग्रसेन भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं नंद एम्पायर के अंदर महापद्मानंद बहुत बड़ा एक्सपेंशन करते हैं। महापद्मानंद को सक्सीड करते हैं उनका बेटा जिसका नाम होता है धनानंद। धनानंद के बारे में जो लिटरेचर्स हमको मिलते हैं वो लिटरेचर्स बताते कि धनानंद एक इनकेपेबल रूलर था, एक टायरेंट रूलर था, एक अत्याचारी शासक था और इसीलिए उसके दौर में बहुत सारे पॉलिटिकल अपहीवल्स होते हैं। और उन पॉलिटिकल अपहीवल्स कैसे होते हैं, धनानंद का एंड कैसे होता है, उसकी टायरनी का एंड कैसे होता है, ये सारी चीजें देखने से पहले हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। और वो जो अगला टॉपिक है वो है फॉरेन इन्वेजन्स इन इंडिया, भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण। मैं हमेशा पहले भी कह चुका हूं कि इंडिया एक ऐसी धरती रहा है जो कि हमेशा इन्वेडर्स को अट्रैक्ट करता है। इन्वेडर्स को हमेशा अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि इंडिया एक फर्टाइल इलाका है, इंडिया पानी से भरपूर है, फर्टाइल मिट्टी से भरपूर है, यहाँ की ज़मीन में बहुत सारे खनिज हैं, मिनरल्स हैं, और जो कुछ भी दुनिया में होता है वो सब भारत में है। शायद बहुत कम, रेयरली कोई ऐसी चीज़ होगी जो दुनिया में है और भारत में नहीं है। अगर आप
सियाचिन ग्लेशियर पे चले जाएंगे तो आपको पोल्स का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल जैसा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। अगर आप डेजर्ट में चले जाएंगे तो दुनिया के किसी भी बड़े डेजर्ट जैसा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। अगर आप हिमालय में चले जाएंगे तो पहाड़ों का ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसा एक्सपीरियंस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा, सबसे ऊंचे और सबसे बेहतरीन पहाड़ हिमालय। अगर आप साउथ इंडिया चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल भी मिल जाएगा, अरेबियन सी भी मिल जाएगा, तो वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर हो जाएगा। आइलैंड ग्रुप्स भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे, और उसके अलावा तरह तरह के जंगल, पहाड़, नदियाँ सब तो है इंडिया के अंदर। दुनिया में ऐसा क्या है जो भारत के अंदर नहीं है? और इसीलिए भारत के अंदर बहुत खुशहाली है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी है। यही प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, रिसोर्सेज हमेशा फॉरेन इन्वेडर्स को अट्रैक्ट करती रही भारत के तरफ। यही वर्ल्ड के अलग अलग पावर्स को भारत की तरफ अट्रैक्ट करती रही। अब ये जो सारी चीजें भारत की तरफ अट्रैक्ट करती रही तो भारत पे हमले बहुत सारे हुए। अब कब कब कितने हमले हुए, बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन अगेन जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सबसे पहली बार जो हमला होता है भारत पे अराउंड 516 बीसी, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 516 साल पहले भारत के ऊपर पहला हमला होता है। और वो जो पहला हमला होता है दैट इज द पर्शियन इन्वेजन। पर्शियन इन्वेजन बाय डरायस द फर्स्ट। डरायस द फर्स्ट नाम का एक रूलर था ईरान का। पर्शिया ईरान का ही एक नाम है, और इसी डरायस द फर्स्ट ने भारत के ऊपर पहला हमला किया था। अफगानिस्तान तक तो पर्शिया के लोग पहले ही पहुंच चुके थे। ये डरायस के एंसेस्टर थे जिनका नाम साइरस था। इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था इंडिया पे, पर वो अनसक्सेसफुल हो गया था। बट सक्सेसफुली पहला अटेम्प्ट 516 बीसी में डरायस ने किया था। एंड डरायस कॉन्कर्ड व्हाट इज नाउ प्रेजेंट डे पाकिस्तान रीजन। ये जो इलाका था इसको कॉन्कर करने में डरायस सक्सेसफुल हो गया। कश्मीर के इलाके भी उसने कॉन्कर कर लिए थे यहां तक के। तो ये पहला फॉरेन इन्वेजन था और पहला सक्सेसफुल फॉरेन इन्वेजन था भारत के ऊपर, है ना। तो ही कॉन्कर्ड मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ज्यादातर जो उत्तर पश्चिमी भारत का इलाका था वो इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, और इट बिकेम द 20th प्रोविंस ऑफ पर्शियंस। पर्शियन एम्पायर का 20वां प्रोविंस ये बन गया था, और ये प्रोविंस सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करके देता था। पूरे पर्शियन एम्पायर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करके देता था ये हिस्सा। लेकिन ये हिस्सा भारत का कम फर्टाइल हिस्सा है। ये जो इलाका है ना पाकिस्तान का, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कम फर्टाइल हिस्सों में से एक। यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है और नदियों की खेती सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड है। उसके बाद भी आप देखो कि पूरे पर्शियन एम्पायर के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करके देता था ये इलाका। तो सोचो भारत के बाकी जो इलाके थे जो एक्चुअली जिसको हम फर्टाइल मानते हैं वो कितना ज्यादा रेवेन्यू यील्ड करते होंगे। तो इसी से भारत की रिचनेस और प्रोस्पैरिटी जो है वो हमें पता चलती। विकी डिफरेंस बिटवीन महाजनपद एंड डायनेस्टी एंड एम्पायर। देखिए महाजनपद जो है ना वो किंगडम को बोलते हैं, डायनेस्टी एक परिवार होता है, एक वंश होता है, और जब कोई महाजनपद बहुत बड़ा साइज का हो जाए तो उसको एम्पायर बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि डरायस का इन्विजन हो गया, सब कुछ अच्छा रहा डरायस के लिए, उसने जीत लिया, इसको अपना 20वां प्रोविंस बना लिया, बहुत सारा रेवेन्यू भी अर्न कर लिया इससे, लेकिन वो उसको बहुत लंबे समय तक मेंटेन करके नहीं रख पाया था। और ग्रेजुअली यहाँ के जो छोटे छोटे किंगडम्स थे इन्होंने पर्शियंस को वापस खदेड़ना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते जो है ये इलाका फिर से इंडिपेंडेंट हो गया बाय 400 और 350 बीसी। 400 बीसी तक आते आते ये इलाका फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, पर्शियंस यहां से निकल जाते हैं। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत में पहला फॉरेन इन्वेजन पर्शियंस का होता है, डरायस द फर्स्ट करता है, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया व्हाट इज नाउ लार्जर पाकिस्तान उसको वो जीत लेता है। लेकिन
भारत में जो दूसरा हमला होता है, दूसरा इन्वेजन होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द फॉरेन इन्वेजन और द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेजन, और वो होता है इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसे महान कहा जाता है क्योंकि ये मिलिट्री जीनियस था। आप भी जब मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आपके सिलेबस में भी अलेक्जेंडर को, उसकी बैटल टैक्टिक्स को पढ़ना लिखा होगा। आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे किस तरह से अलेक्जेंडर लड़ाई करता था। उसने अपनी लाइफ में कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। 20 साल की उम्र में अपने घर से निकल गया था और 32 ईयर्स की एज तक वो दुनिया के अलग अलग इलाकों में घूमता गया, लड़ाइयाँ करता गया, एंड ही नेवर लॉस्ट अ बैटल। इसी मिलिट्री जीनियस के कारण अलेक्जेंडर को ग्रेट कहा जाता है और दुनिया भर के मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में इसे पढ़ा जाता है। और ये एक बड़ा हमला करता है भारत की तरफ। मैसिडोनिया का ये रहने वाला था। मैसिडोनिया यानी कि आज के ग्रीस के नॉर्थ में, आज का जो यूनान है, ग्रीस, उसके नॉर्थ में एक छोटी सी कंट्री मैसिडोनिया, वहाँ का ये रहने वाला था। इसके फादर थे किंग फिलिप। उनकी डेथ के बाद ये अपने फादर को सक्सीड करता है और इसका एक ही सपना था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया की कॉन्क्वेस्ट करना। और उसी प्रोसेस में कॉन्क्वेस्ट करते करते पहले पर्शियन एम्पायर को डिफीट करता है और पर्शियन एम्पायर को डिफीट करके ये पहुंचता है प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में, और वहां से फिर ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करने के बाद कुछ रूलर्स इसके सामने रेडिली सरेंडर कर देते हैं, जैसे कि आम्भी, जैसे कि शशिगुप्त। लेकिन फर्दर आगे बढ़ने पर झेलम नदी के किनारे पोरस नाम का रूलर इसको चैलेंज करता है और पोरस इससे एक भीषण लड़ाई लड़ता है जो कि झेलम की लड़ाई के नाम से जानी जाती। तो अलेक्जेंडर के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्लेस कहाँ से बिलोंग करता था? तो मैसिडोनिया, है ना। फादर इनके कौन थे? किंग फिलिप, एक बड़े टीचर थे इनके, जिन्होंने इनको बहुत सारे लेसन्स दिए थे लाइफ के, जिनका नाम था एरिस्टोटल, जिनको अरस्तु भी बोलते हैं। और इसका ड्रीम क्या था? वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट, पूरी दुनिया को जीतना, है ना। उस दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्राजील ये सब नहीं था, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अनडिस्कवर्ड थे, चाइना बहुत फार था, अफ्रीका अनटेम्ड था कंप्लीटली, सिर्फ अफ्रीका के नॉर्थ में इजिप्ट एक जगह थी जहाँ सिविलाइजेशन थी। तो दुनिया बहुत छोटी थी, ये जो दिख रही है ना, बस इतनी दुनिया थी, इसमें इंडिया को और ऐड कर लो तो इस पूरी दुनिया को वो जीत लेना चाहता था। ये इसका ड्रीम था और अचीव क्या किया इसने? अचीव किया एवरीथिंग एक्सेप्ट इंडिया। भारत को छोड़ के सब जीत लिया इसने। सिर्फ भारत को नहीं जीत पाया, भारत को छोड़कर सब कुछ इसने जीत लिया। अब वो कैसे जीता, क्या जीता? पर्शियन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज को इसने हराया, डरायस द थर्ड को इसने डिफीट किया, वहां से आगे बढ़ा। इसकी ताकतवर फौज के सामने कई इंडियन रूलर्स सरेंडर कर देते हैं। वो कहते कि हम आपको अपना रूलर मानने के लिए तैयार हैं, आप हमारे इलाके में किसी को मत मारो, हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। तो वो भी उनके सरेंडर को एक्सेप्ट करता और आगे बढ़ता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि झेलम नदी के किनारे पोरस नाम के रूलर को, झेलम नदी के किनारे पोरस नाम के रूलर ने इनको चैलेंज किया और चैलेंज करके कहा कि अब यहां से आगे निकलने के लिए आपको हमसे लड़ना होगा, हम सरेंडर नहीं करेंगे, वी विल टेस्ट यू इन द बैटलफील्ड, हम आपको बैटलफील्ड में टेस्ट करेंगे। तो एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडस्पीस, हिंदी में कहा जाता है झेलम की लड़ाई। तो ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान के इलाके में लड़ी गई एक लड़ाई थी।
इसे झेलम की लड़ाई, रावलपिंडी के आसपास के इलाके में कहीं ये लड़ी गई थी लड़ाई, इसे झेलम की या हाइडस्पिस की लड़ाई कहा जाता है। तो हाइडस्पिस की लड़ाई में एक तरफ था अलेक्जेंडर और दूसरी तरफ था इंडियन रूलर, इंडियन किंग पोरस। दोनों की स्ट्रेंथ लगभग सिमिलर थी। अलेक्जेंडर के पास लगभग 50,000 के ट्रूप्स थे और पोरस के पास में लगभग 35,000 के ट्रूप्स थे। ये सब अप्रोक्सीमेट नंबर्स हैं। ये दोनों आर्मीज झेलम नदी के किनारे मिलती है। जो झेलम नदी, सपोज अपन ये मान लेते हैं ये झेलम रिवर है, यहां पे अलेक्जेंडर के कैंप थे, उसके सामने पोरस के कैंप थे। पोरस, वो वक्त ऐसा था, वो मौसम ऐसा था कि वो प्री मॉनसून का टाइम था, मॉनसून की शुरुआत हो रही थी, तो बारिश होनी शुरू हो गई थी, प्री मॉनसून शावर्स आने शुरू हो गए थे, जिससे कि नदी में थोड़ा उफान था। ऐसे में अलेक्जेंडर को नदी पार करना आसान नहीं था, जबकि सामने दुश्मन की सेना हो, और इसीलिए अलेक्जेंडर ने अपने दुश्मन को छकाना शुरू किया ताकि वो नदी पार कर सके। कभी अलेक्जेंडर इधर मूव करता तो पोरस भी इधर मूव करता उसको चेक करने के लिए, फिर अलेक्जेंडर इस तरफ मूव करता तो पोरस भी इस तरफ मूव करता ताकि वो उसको चेक करते रहे। थोड़े वक्त बाद में पोरस ने, अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि फर्दर मूवमेंट नहीं करेगा वो, सब मिट गया, ये तो वापस आ जाते। ये है अलेक्जेंडर, ये है पोरस। तो तमाम इधर उधर मूवमेंट करने के बाद अलेक्जेंडर ने देखा कि पोरस हर जगह से उसको चेक कर रहा है, तो अलेक्जेंडर ने ऑर्डर दिए कि भाई कैंप लगा लिए जाए, कैंप लगा लिए जाए। जैसे ही कैंप लगे तो पोरस को ये मैसेज गया कि अलेक्जेंडर ने कोशिश करना छोड़ दी है और अलेक्जेंडर कैंप लगा चुका है, बारबेक्यू तैयार हो चुका है, म्यूजिक चल रही है, डांस हो रहा है, यानी कि अलेक्जेंडर हैड स्टार्टेड मैरी मेकिंग, मौज मस्ती करना शुरू कर दी है अलेक्जेंडर ने। तो पोरस ने भी अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि वो भी आराम कर सकते हैं, वो भी रेस्ट कर सकते हैं। पर अलेक्जेंडर धोखा दे रहा था। अलेक्जेंडर ने शो किया, प्रिटेंड किया कि वो रेस्ट कर रहा है, लेकिन उसने अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां लगातार भेजी हुई थी पेट्रोलिंग के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कोई ऐसी जगह देखो जहां से नदी पार हो सके। और उन्हीं में से एक एडवांस स्काउट ने इंफॉर्मेशन दी आके कि नदी में आगे एक जगह है जहां से किनारा पास में है, यहां से नदी पार हो सकती है। बरसात की एक शाम, तेज बारिश का फायदा उठा के अलेक्जेंडर ने अपने आधे ट्रूप्स को यहीं छोड़ा और आधे ट्रूप्स को लेके आगे बढ़ा, यहां से नदी पार करी और नदी पार करके ही टुक पोरस बाय सरप्राइज। इसने पोरस को सरप्राइज कर दिया, एक सरप्राइज अटैक किया। हालांकि पोरस को कुछ वक्त पहले इंफॉर्मेशन मिल गई तो पोरस ने अपने फॉर्मेशंस उसकी तरफ चेंज कर दिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अलेक्जेंडर ने एडवांटेज गेन कर लिया था और इन दोनों के बीच लड़ाई होती है यहां पर, इस जगह झेलम के किनारे ये लड़ाई होती है। पोरस एंड हिज ट्रूप्स फॉट वेरी ब्रेवली। इंडियन एलिफेंट्स, दे क्रिएटेड हैवॉक इन द ग्रीक ट्रूप्स। भारत के हाथियों ने ग्रीक इन्फेंट्री के अंदर हैवॉक क्रिएट कर दिया, हैवी कैजुअलिटीज ग्रीक्स को फेस करनी पड़ी। Unfortunately for Indians, Greeks were better trained in infantry, Greeks were better trained in cavalry, they were more battle hardened, और इसी वजह से इस लड़ाई का नतीजा अलेक्जेंडर की तरफ जाता है। अलेक्जेंडर की तरफ जब इस लड़ाई का नतीजा जाता तो है, लेकिन इट वॉज अ क्लोज फॉट बैटल, ये बहुत क्लोज फॉट बैटल था। अगर उस शाम तेज बारिश नहीं होती तो इस लड़ाई का नतीजा कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि इंडिया के दो वेपन्स यूज नहीं हो सके थे। एक इंडिया के चैरियट्स, क्योंकि तेज बारिश की वजह से नदी के आसपास का इलाका बहुत ही मडी हो गया था और वहां पर चैरियट्स को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो हमारे चैरियट्स यूज ही नहीं हो पाए थे। दूसरे, हमारे लॉन्ग बोज, हमारे जो लंबे धनुष होते थे, जो कि धनुष चलाने वाले की ऊंचाई के ही होते थे, उन्हें जमीन पे रख के चलाया जाता था, उनको जमीन पे रखा जाता था और फिर उनको पूरी बॉडी के जोर से तीर खींच के छोड़ा जाता था। तो क्योंकि मडी सरफेस हो गई थी तो उसे भी यूज नहीं किया जा सका। अगर ये दो वेपन और यूज होते हमारे तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था उस दिन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। बट अलेक्जेंडर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, अलेक्जेंडर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ पोरस।
पोरस की, क्योंकि अलेक्जेंडर की फोर्स ऐसी थी कि बड़े बड़े उससे डर के भाग जाते थे बैटलफील्ड में। डरायस जैसा रूलर, पर्शियन एम्पायर का एम्परर जिसके पास 2.5 लाख की फौज थी, वो भी भाग गया था अलेक्जेंडर के सामने से। कई रूलर्स रेडिली सरेंडर कर देते थे उसके सामने। ऐसे में एक छोटा मोटा रूलर, एक छोटे मोटे किंगडम का रूलर इतनी बेहतरीन लड़ाई लड़ता है और अंत तक बैटलफील्ड छोड़कर भागता नहीं है, और इसीलिए अलेक्जेंडर उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है। ग्रीक लिटरेचर्स में जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है पोरस के बारे में, वो भी बड़ी इंप्रेसिव है कि पोरस वॉज अ वेरी ह्यूज मैन। पोरस वॉज, जो इंफॉर्मेशन हमको ग्रीक लिटरेचर्स से मिलती, इंडियन लिटरेचर्स की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ग्रीक लिटरेचर्स की बात कर रहा हूं। ही वॉज अराउंड 7 फुट टॉल, 7 फुट की ऊंचाई थी उसकी। अलेक्जेंडर वॉज अ वेरी शॉर्ट मैन relatively. Otherwise, Alexander was a medium heighted man, 5'6" और 5'7" tall. इतनी हाइट थी अलेक्जेंडर की, एंड पोरस वॉज 7 फुटर, ऑलमोस्ट 7 फुटर। मैसिव मैन, लॉक्ड इन शैकल्स, जब लेके आया जाता है अलेक्जेंडर के सामने, अलेक्जेंडर भी इंप्रेस हो जाता है उसको देख के। उसकी ब्रेवरी को तो वो देख ही चुका था। फिर अलेक्जेंडर उससे पूछता है कि हाउ शुड आई ट्रीट यू, तो वो कहता है कि ट्रीट मी लाइक अ किंग ट्रीट्स अनदर। अलेक्जेंडर अगेन उससे बहुत इंप्रेस होता है, उसके कन्विक्शन से इंप्रेस होता है, उसको अपना दोस्त बना लेता है, उसको अब पूरा किंगडम वापस कर देता है। वहां से अलेक्जेंडर आगे बढ़ता है, और अलेक्जेंडर आगे बढ़ने के बाद उसकी आर्मी फर्दर आगे बढ़ने से इनकार कर देती। उसकी आर्मी कहती कि हम थक चुके हैं, हम पूरी तरह से अपने घर से बहुत दिनों से दूर हैं, हम घायल हैं, और आगे एक बहुत बड़ी आर्मी से हमको मुकाबला करना है। 35,000 की पोरस की आर्मी ने ऑलमोस्ट हमको हरा दिया था, तो आगे जो 3 लाख की बड़ी एक्चुअल इंडियन आर्मी है धनानंद की, वो हमारा क्या हाल करेगी। जब 150 हाथियों ने हमारे अंदर हैवॉक क्रिएट करके रख दिया, तो आगे जो हमको हाथी मिलेंगे उनका नंबर 3,000 है। चैरियट्स यहां यूज ही नहीं हो पाए, आगे की लड़ाइयों में हमको 6,000 चैरियट्स का सामना करना पड़ेगा। 3 लाख की इन्फेंट्री है, 50,000 के घुड़सवार हैं, हम आगे नहीं जा रहे। इसकी आर्मी ने म्यूटिनी कर दी, और अलेक्जेंडर की फौज को वहीं से लौटना पड़ा। आज के भारत में पंजाब में पठानकोट नाम की जगह है। इसी पठानकोट के नॉर्थ में व्यास नदी बहती है, वही कहीं अलेक्जेंडर का कैंप लगा हुआ था। वहीं से अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। लौटते वक्त रास्ते में बेबीलोनिया नाम की जगह पर, रास्ते में लौटते वक्त बेबीलोनिया, या कि आज का बगदाद, इस जगह अलेक्जेंडर की डेथ हो गई। ऐसा माना जाता है कि भारत में जब ये लौट रहा था तो एक छोटे से किंगडम से इसकी लड़ाई हुई थी। जो आज पाकिस्तान में मुल्तान नाम की जगह है, वहीं पर वो किंगडम हुआ करता था, और वहां पे इसको एक तीर लगा था, इसके एब्डोमेन में एक तीर लगा था। वो लोग क्या करते थे कि उनके जो तीर होते थे, दुश्मनों को मारने से पहले वो लोग अपने तीर को किसी सड़ती हुई लाश की, जानवर की सड़ती हुई लाश के अंदर उसकी नोक को गाड़ देते थे, और गाड़े रखते थे लड़ाई से पहले बहुत समय तक, जिससे कि वो जो तीर की सरफेस होती थी ना, उसमें बहुत हार्मफुल बैक्टीरियाज आ चुके होते थे। उसके बाद वो अपने एनिमी को उससे शूट करते थे। तो वो तीर लगता था ना, कभी कभी एनिमी को हाथ में लगा, कभी शोल्डर में लगा, कभी बैक में लगा, कभी एब्डोमेन में लगा। डेथ, कई बार वो तीर डेथ कॉज नहीं करता था, लेकिन उनके एनिमी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज को एंटर कर देता था, और वो बैक्टीरियाज धीरे धीरे उस आदमी को अंदर से कमजोर करते थे। अलेक्जेंडर के बारे में रिसर्च हुई थी कि इसकी डेथ कैसे हुई थी, और इस कंक्लूजन पे आए थे कि इसको भारत में एक ऐसा तीर लगा था उस छोटे से जनपद के कॉन्क्वेस्ट के दौरान, और वो इसके एब्डोमेन में लगा था। उसके बाद उसकी तबीयत खराब रहने लग गई थी, जो कभी भी कंप्लीटली ठीक नहीं हो पाया, और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद अलेक्जेंडर का खतरा भारत से खत्म हो जाता है, लेकिन धनानंद एक टायरेंट रूलर था, और धनानंद से सब परेशान थे। धनानंद चाणक्य का, आचार्य चाणक्य का अपमान कर चुका था। आचार्य चाणक्य जो अलेक्जेंडर को रोकने के लिए धनानंद की मदद लेने के लिए गए थे, धनानंद ने उनकी इंसल्ट कर दी थी और उनको दरबार से बाहर फेंकवा दिया था। जिसके बाद आचार्य चाणक्य ने ये शपथ ली थी कि ही विल अपरूट धनानंद, वो उसको जड़ से उसका समूल नाश करेंगे। यानी समूल नाश का मतलब क्या,
समूल नाश का मतलब कि धनानंद को तो मारेंगे ही मारेंगे, उसके एक एक बेटे को मार देंगे। ऐसा कोई भी जो धनानंद का वंश आगे बढ़ा सके उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये शपथ ली थी आचार्य चाणक्य ने, और फिर वो इस शपथ को पूरा करने के लिए निकल गए। ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस वो लिटरेचर है जो हमको इंफॉर्मेशन देता है एसोसिएशन ऑफ चाणक्य एंड चंद्रगुप्त टू डीथ्रोन धनानंद, या डीथ्रोन भी गलत वर्ड हो जाएगा, टू अपरूट धनानंद। धनानंद को अपरूट करना है और वो एसोसिएशन होता है चाणक्य और उन्हीं के बनाए हुए एक स्टूडेंट चंद्रगुप्त के बीच में। और इस एसोसिएशन की पूरी कहानी हमको मुद्रा राक्षस से पता चलती है, जिसमें अपमान के बाद आचार्य चाणक्य एक वॉरियर तैयार करते हैं। वो वॉरियर जो उनका वेपन बनेगा धनानंद के अगेंस्ट, और वो चुनते हैं एक लड़के को जो किसी छोटे मोटे ट्राइब का लड़का होता है, लेकिन उस लड़के के अंदर उनको लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई देती, तो वो उस लड़के को चुनते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज ओरिजिन। और उस लड़के को चुन के तक्षशिला ले जाते हैं, उसको हर तरह की एजुकेशन देते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन देते हैं, और फिर वहां से बाकी छोटे मोटे रूलर्स के साथ मिलकर एक फोर्स तैयार करते हैं, और वही फोर्स और साथ ही साथ डिप्लोमेसी का यूज करके वो धनानंद को डिफीट करते हैं, धनानंद को मारते हैं, धनानंद के सारे बेटों को मारते हैं, उसको अपरूट करते हैं। और उसको अपरूट करने के बाद में एस्टैब्लिशमेंट होता है मौर्यन एम्पायर का इन द ईयर 323 बीसी। अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है 326 बीसी में, और 1.5 साल ये रहता है इंडिया, 18 महीने तक भारत में रहता है अलेक्जेंडर, फिर ये चला जाता है, इसकी डेथ भी हो जाती है। और 323 बीसी में राइज होता है मौर्यंस का। ये इंफॉर्मेशन मिलती मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस में चाणक्य और चंद्रगुप्त के एसोसिएशन के बारे में बताया गया है, किस तरह से उन्होंने अपरूट किया धनानंद को। बाकी हम आगे अगले चैप्टर में यानी कि कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।